बैक टू द ताज क्लासेस। अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट समझेंगे। अब यह एडजस्टमेंट क्या है? कभी कभी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें यह पता चलता है कि कुछ एक्सपेंस ऐसा है जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का है, लेकिन उसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाए हैं। कुछ इनकम ऐसा है जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, लेकिन उसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में दिखा दिए हैं, जो कि गलत है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वह एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर करते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग पीरियड का है तो उसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही दिखाएंगे, चाहे हम उसका पेमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर कोई इनकम हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में अर्न किए हैं तो उसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही दिखाएंगे, चाहे हम उसको रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं। अब यहाँ हम समझते हैं कि कोई एक्सपेंस जैसे सैलरी करंट अकाउंटिंग पीरियड का है, लेकिन उसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाए। इसकी जानकारी हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद होता है। क्योंकि यह एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग पीरियड का है तो इसको हमें करंट ईयर के अकाउंट में ही एडजस्ट करना होगा, जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। और इसको एडजस्ट करने के लिए जो हम एंट्री पास करते हैं उसको हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि एडजस्टमेंट हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है। यहाँ ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम से एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है उसका हमेशा दो इफेक्ट होता है। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको हम दो जगह दिखाते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस के नीचे कौन कौन सा एडजस्टमेंट आ सकता है। पहला, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा दैट मीन्स कि क्लोजिंग स्टॉक को हम परचेज के साथ एडजस्ट कर चुके हैं। इसको तब हम सिर्फ एक जगह दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ रहेगा दैट मीन्स कि इसको हम परचेज के साथ एडजस्ट नहीं किए हैं, इसका पहले कहीं कोई अकाउंट नहीं खुला है, तो इसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है तो एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। टू, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक परचेज में से यहाँ हम माइनस करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। इस तरह अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ रहेगा या कोई भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ रहेगा उसका दो इफेक्ट होगा। अब हम दूसरा एडजस्टमेंट समझते हैं। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मीन्स expenses due but not paid. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंस जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का है लेकिन उसका पेमेंट हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं किए हैं, उसका पेमेंट हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में करेंगे, तो ऐसे एक्सपेंस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाकर उसका बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में दिखाएं। तो इसको हम सिर्फ एक जगह दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी है, क्योंकि इसका पेमेंट हम अभी तक नहीं किए हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से दिखाएंगे। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इसका कहीं कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो इसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। यह एक्सपेंस करेंट ईयर का है, तो इसको करेंट ईयर में दिखाना है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अगर एक्सपेंस में रेंट है तो हम यहाँ रेंट लिखेंगे, अगर सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी होता है, क्योंकि इसका पेमेंट हम अभी तक नहीं किए हैं और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में अगर रेंट है तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर एक्सपेंस हमारा सैलरी है तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और इसका इफेक्ट हम दो जगह दिखाएंगे। यह करेंट ईयर का एक्सपेंस है, इसलिए इस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो जो रेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा उसमें हम इसको आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से ऐड कर देंगे। और फिर हम इसको यहाँ दिखाएंगे। अगर यह आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड जो सैलरी होगा उसमें हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से उसको ऐड करके तब यहाँ दिखाएंगे। दूसरा, यह हमारा लायबिलिटी है, क्योंकि इसका पेमेंट हम अभी तक नहीं किए हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से यहाँ हम दिखाएंगे। इस तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट हम दो जगह दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब तीसरा एडजस्टमेंट समझते हैं। तीसरा, प्रीपेड एक्सपेंस। मीन्स expenses paid in advance। ऐसा एक्सपेंस जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, उसका पेमेंट हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही कर दिए हैं, तो ऐसे एक्सपेंस को हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट बनाकर उसका बैलेंस निकालकर हम ट्रायल बैलेंस में दिखाए होंगे, तो इसको हम सिर्फ एक जगह दिखाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है, क्योंकि हम एडवांस में एक्सपेंस को पे कर दिए हैं, तो वह हमारा एसेट है, तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से दिखाएंगे। लेकिन अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर है, दैट मीन्स कि इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो इसका हम एंट्री पास करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है और एसेट को दिखाने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। अगर प्रीपेड एक्सपेंस में रेंट को हम प्रीपेड किए हैं तो प्रीपेड रेंट लिखेंगे, और अगर हम सैलरी को प्रीपेड किए हैं तो प्रीपेड सैलरी लिखेंगे। 2 यहाँ पर हम उस एक्सपेंस को पे कर दिए हैं जो कि इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, तो इसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाएंगे, तो एक्सपेंस को यहाँ पर हमको कम करना होगा। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन एक्सपेंस को कम करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पर टू एक्सपेंस हो जाएगा।
अगर प्रीपेड रेंट है तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट हो जाएगा। अगर प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट हो जाएगा। इसके इफेक्ट को हम दो जगह दिखाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस होगा, जैसे अगर प्रीपेड रेंट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जो रेंट होगा उसमें से हम प्रीपेड रेंट को माइनस करके दिखाएंगे। और फिर इसको यहाँ हम अमाउंट में दिखाएंगे। अगर प्रीपेड सैलरी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस में जो सैलरी होगा उसमें से हम प्रीपेड सैलरी को माइनस करके फिर यहाँ हम अमाउंट में दिखाएंगे। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है, क्योंकि हम एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिए हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से यहाँ दिखाएंगे। इस तरह इसका दो इफेक्ट होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट समझते हैं। चौथा, अक्रूड इनकम। या आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसा इनकम जिसको हम अर्न तो कर लिए हैं लेकिन हम इसको रिसीव नहीं किए, तो ऐसे इनकम को हम अक्रूड इनकम कहते हैं या आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। अगर अक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो इसको सिर्फ हम एक जगह दिखाएंगे। अक्रूड इनकम हमारा एसेट है, क्योंकि हम इसको अर्न कर लिए हैं लेकिन रिसीव नहीं किए हैं, भविष्य में इसको हम रिसीव करेंगे, तो यह हमारा एसेट है, तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड अक्रूड इनकम के नाम से दिखाएंगे। अगर इनकम हमारा कमीशन है तो यहाँ पर अक्रूड कमीशन लिखेंगे। अगर इनकम हमारा रेंट है तो यहाँ पर हम अक्रूड रेंट लिखेंगे। अगर अक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। अक्रूड इनकम हमारा एसेट है, एसेट को दिखाने के लिए हम डेबिट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। अगर इनकम हमारा रेंट है तो लिखेंगे अक्रूड रेंट। अगर इनकम हमारा कमीशन है तो यहाँ पर लिखेंगे अक्रूड कमीशन। टू, यह हमारा करेंट ईयर का इनकम है, तो इसको हम करेंट ईयर में ही दिखाएंगे और इनकम को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टू इनकम अकाउंट। अगर यहाँ पर रेंट हमारा इनकम है तो अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगर इनकम हमारा कमीशन है तो यहाँ पर हो जाएगा अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और इसके इफेक्ट को भी हम दो जगह दिखाएंगे। यह इनकम हमारा करेंट ईयर का इनकम है। अगर यहाँ पर अक्रूड कमीशन दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड अगर कमीशन होगा तो इसमें हम अक्रूड कमीशन को ऐड करके दिखाएंगे। और अगर यहाँ पर अक्रूड रेंट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड जो रेंट होगा उसमें हम अक्रूड रेंट को ऐड करके दिखाएंगे। दूसरा, अक्रूड इनकम हमारा एसेट है, क्योंकि हम इनकम को अर्न कर लिए हैं लेकिन रिसीव नहीं किए हैं, यह हमारा एसेट है, तो अक्रूड इनकम को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड अक्रूड रेंट या अक्रूड कमीशन के नाम से यहाँ दिखाएंगे। इस तरह अक्रूड इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकम में ऐड करके दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट समझते हैं। पांचवा, इनकम रिसीव इन एडवांस। या अनअर्न इनकम।
ऐसा इनकम जिसको हम अर्न नहीं किए हैं लेकिन इसको हम एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, तो ऐसे इनकम को हम अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस कहते हैं। अगर इनकम रिसीव इन एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसको हम सिर्फ एक जगह दिखाएंगे। यहाँ हम इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिए, तो यह हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हम अभी तक इसको अर्न नहीं किए हैं। इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अनअर्न इनकम के नाम से दिखाएंगे। अगर इनकम यहाँ हमारा रेंट है तो यहाँ पर हम अनअर्न रेंट दिखाएंगे। अगर इनकम हमारा यहाँ फीस है तो यहाँ पर हम अनअर्न फीस के नाम से यहाँ हम दिखाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अनअर्न इनकम ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इसका कहीं पर कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर हम इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिए हैं जो कि इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, तो इसको हम कम करके दिखाएंगे। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको कम करने के लिए हम इसको डेबिट करके दिखाएंगे। यहाँ पर इनकम अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर इनकम रिसीव इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि इसको हम एडवांस में रिसीव कर लिए हैं। लायबिलिटी को दिखाने के लिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर इनकम यहाँ हमारा रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। अगर इनकम यहाँ हमारा कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव इन एडवांस हो जाएगा, और इसका इफेक्ट दो जगह होगा। यहाँ इनकम को हम एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम इनकम को कम करके दिखाएंगे। अगर यहाँ इनकम हमारा रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड रेंट में से रेंट रिसीव इन एडवांस को माइनस करके दिखाएंगे। अगर इनकम यहाँ हमारा कमीशन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जो कमीशन होगा उसमें से हम कमीशन रिसीव इन एडवांस को माइनस करके दिखाएंगे। दूसरा, यह हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हम यहाँ इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड इनकम रिसीव इन एडवांस या अनअर्न इनकम के नाम से यहाँ दिखाएंगे। अब तक हम 5 एडजस्टमेंट समझ चुके हैं। अब इस 5 एडजस्टमेंट को एक क्वेश्चन में सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम इस 5 एडजस्टमेंट को एक क्वेश्चन में समझते हैं। अभी जो हम 5 एडजस्टमेंट समझे हैं उसको इस क्वेश्चन के द्वारा और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाने से पहले जो जो एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है उसको हम यहाँ टिक लगा लेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है, इसको हम दो जगह दिखाएंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी के आगे हम यहाँ टिक लगा लेंगे। प्रीपेड रेंट, यहाँ रेंट में इसको एडजस्ट करना है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, तो इसको यहाँ हम कमीशन में एडजस्ट करेंगे। और रेंट रिसीव इन एडवांस, यहाँ रेंट हमारा डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड भी है। जो रेंट हमारा डेबिट साइड है वह हमारा एक्सपेंस है और जो क्रेडिट साइड है वह हमारा इनकम है। अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे। यहाँ हो जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। इसके बाद हम परचेज को दिखाएंगे। परचेज के अलावा यहाँ कहीं भी परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है, इसलिए परचेज 30,000 को हम डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। और सेल हमारा है 50,000 का, यहाँ पर हम क्रेडिट साइड
सेल्स को दिखाएंगे। सेल्स हमारा इनकम होता है, सेल्स हमारा 50,000 का है। यहाँ सेल को भी डायरेक्ट हम अमाउंट में दिखाया है, इसको इनर कॉलम में नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है। अब यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। दैट मीन्स कि इसको परचेज के साथ एडजस्ट नहीं किया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ दिखाएंगे। और जो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ रहता है उसको हम दो जगह दिखाते हैं। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा दिए हैं 10,000। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे 10,000। अब यहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा वेजेज है, वेजेज 2,000 हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर 2 वेजेज हम दिखाएंगे 2,000 का। और अब यहाँ हमारा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ 8,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा और ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 8,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे विथ एडजस्टमेंट। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा है सैलरी। सैलरी में यहाँ हम टिक लगाए हुए हैं, इसलिए सैलरी के अमाउंट को यहाँ हम इनर कॉलम में दिखाएंगे। टू सैलरीज 3,000। यहाँ 3,000 को हम इनर कॉलम में दिखाए हैं क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट में सैलरी आउटस्टैंडिंग 500 दिया हुआ है। 500 का एक ऐसा सैलरी है जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का है, लेकिन इसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट नहीं किया है। लेकिन यह एक्सपेंस हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का है, इसलिए इसको करंट अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना होगा। यहाँ पर हम सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 और यहाँ दिखाएंगे 3,500। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है उसका दो इफेक्ट होता है, उसको हम दो जगह दिखाते हैं। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करके यहाँ दिखा दिए हैं। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा लायबिलिटी है क्योंकि यह इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा रेंट दिया हुआ है। रेंट में यहाँ पर हम निशान लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर प्रीपेड रेंट 400 दिया हुआ है, तो रेंट को भी यहाँ हम इनर कॉलम में दिखाएंगे 2,000 को। टू रेंट 2,000 और यहाँ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रीपेड रेंट 400। 400 का एक ऐसा रेंट है जिसको हम एडवांस में पे कर दिए जो कि इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, तो इसको हम इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाएंगे। प्रीपेड रेंट को रेंट में से हम माइनस करके दिखाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा लेस प्रीपेड रेंट 400, इसको यहाँ माइनस करके दिखाएंगे 1,600। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिए हैं, यह हमारा एसेट है, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे प्रीपेड रेंट के नाम से। यहाँ पर रेंट 5,000 हमारा इनकम है क्योंकि रेंट 5,000 यहाँ क्रेडिट साइड दिखाया हुआ है, तो इसको हम
क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय रेंट 5000, इसको भी हम इनर कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट में रेंट रिसीव इन एडवांस दिया हुआ है। यहाँ 200 का ऐसा रेंट है जिसको कि हम एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, जो कि इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, इसको हम इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर हम लेस कर देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 और यहाँ हम 4800 दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ कमीशन दिया हुआ है, कमीशन का बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड दिखाया है, दैट मीन्स कि यह हमारा इनकम है और इसको हम इनर कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम निशान लगा रखे हैं। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 800 यहाँ दिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ हमको एडजस्ट करना है। यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय कमीशन 6000 और यहाँ पर कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 800 दिया हुआ है। 800 का एक ऐसा कमीशन है जिसको हम अर्न कर लिए हैं लेकिन रिसीव नहीं किए हैं, लेकिन यह हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम है, तो इसको हम इनकम में ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ कमीशन हमारा 6000 है, तो यहाँ पर हम 800 को इसमें ऐड करके दिखाएंगे एड अक्रूड कमीशन के नाम से। $800 और यहाँ हम 6800 दिखाएंगे। यहाँ पर अक्रूड कमीशन हमारा एसेट है क्योंकि इसको हम अर्न कर लिए हैं लेकिन रिसीव नहीं किए हैं, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे अक्रूड कमीशन के नाम से। $800। अब यहाँ ट्रायल बैलेंस में कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम नहीं है, तो हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा है तो हम यहाँ टोटल करेंगे 19,600, यहाँ भी हो जाएगा 19,600, यहाँ बैलेंस हो जाएगा 14,500 और यह जो बैलेंस है वह हमारा नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ ट्रायल बैलेंस में कैपिटल हमारा दिया हुआ है 50,000 का, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल लायबिलिटी साइड 50,000, यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें हमको नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। यहाँ पर हो जाएगा ऐड नेट प्रॉफिट 14,500, यहाँ कैपिटल हो जाएगा हमारा 64,500 और यहाँ कैपिटल हो गया। उसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग हमारा एसेट है, इसको हम एसेट साइड दिखाएंगे 30,000 का। उसके बाद मशीनरी हमारा 27,000 का है, तो यहाँ पर हम मशीनरी दिखाएंगे 27,000 और उसके बाद क्रेडिटर 3,000 का, यह हमारा लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। अब हम बैलेंस शीट में सारे एसेट्स और लायबिलिटी को दिखा दिए हैं। यहाँ पर एक एंट्री छूट गया है, यहाँ पर रेंट रिसीव इन एडवांस 200 को हम रेंट में से माइनस करके यहाँ दिखाए हैं। इसके दूसरे इफेक्ट को रेंट रिसीव इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी दिखाना होगा। यहाँ पर हम दिखाएंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। $68,200
68,200। यहाँ लायबिलिटी साइड का अमाउंट और एसेट साइड का अमाउंट दोनों इक्वल आ रहा है, दैट मींस की बैलेंस शीट हमारा सही है। यहाँ हम समझ चुके हैं कि एडजस्टमेंट में जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा उसका दो जगह इफेक्ट होगा, उसको हम दो जगह दिखाएंगे। आई होप आप 5 एडजस्टमेंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट को समझेंगे। थैंक यू।